गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 8वीं से पुस्तक है भारत की खोज, पाठ है 3 सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो इसमें पाठ नंबर 3 में बहुत से टॉपिक हैं, ठीक है। तो उनमें से ये टॉपिक हमने जो कर लिए हैं, मैंने पहले वीडियो भेजी है, उसमें हमने ये टॉपिक कर लिए सिंधु घाटी सभ्यता कि कैसे जो है खुदाई शुरू की गई। तो उसमें से एक सभ्यता पता चला सभ्यता का, और जो बहुत बड़ी ही विकसित सभ्यता थी, बड़ी विकसित यानी विकासशील सभ्यता जिसको कहें, तो वो थी, वो पता चला है भी कैसे वहाँ पर जो है घर बनाए जाते थे, तो कैसे ऊंचे टीले पर बनाए जाते थे, दुकानें होती थी, कतारों की होती थी, और कतारों में बनी हुई दुकानें बहुत छोटी छोटी थी, और जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे यानी अमीरों के घर बड़े होते थे, गरीबों के छोटे होते थे, और भी बहुत सी चीज़ें उसमें मिट्टी के बर्तन, खिलौने, मोहरें और कई चीज़ें जो है खुदाई में मिली हैं, जिससे हमें ये सभ्यता का पता चला था। फिर जब आर्य आए थे तो आर्यों का आना, फिर प्राचीनतम अभिलेख, धर्मग्रंथ और पुराण, फिर वेद, भारतीय संस्कृति की निरंतरता और उपनिषद, इतने टॉपिक हमने पहले पढ़ लिए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। अब किसी चीज का यदि कोई लाभ होता है तो दूसरी तरफ उसकी हानि भी होती है, यदि फायदा है तो नुकसान भी होता है। तो दोनों पक्ष रखे गए हैं इसमें। तो बच्चों अपनी पुस्तक खोलोगे और उसमें से हम शुरू करते हैं व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। उपनिषदों में बराबर इस बात पर जोर दिया गया है कि कारगर रूप से प्रगति करने के लिए जरूरी है शरीर स्वस्थ हो, मन स्वच्छ हो और तन मन दोनों अनुशासन में रहें। अब देखो, यदि प्रगति करना चाहते हैं, चाहे कोई व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है या हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, उसे प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? ये उपनिषद में बताया गया है क्या जरूरी है कि शरीर स्वस्थ हो। यानी हम स्वस्थ होंगे तभी तो कुछ काम कर सकेंगे। यदि शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम तो वैसे ही वजह ना हम उठ पाएंगे ना कुछ कर पाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। मन स्वच्छ हो, ठीक है, मन जो है वो साफ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मैल या वैर भाव किसी के प्रति नहीं रखना चाहिए। तन मन दोनों अनुशासन में रहें, और हमें अनुशासन में रहना चाहिए। अपना मन भी, यानी मस्तिष्क को भी अनुशासन रखना है और शरीर को भी। और किसी भी ज्ञानार्जन या किसी भी तरह की उपलब्धि के लिए संयम, आत्म पीड़न और आत्म त्याग जरूरी है। ज्ञानार्जन यानी ज्ञान का अर्जन करने के लिए, ज्ञान को अर्जित करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या, या और भी किसी तरह की भी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए संयम रखना जरूरी है। हम कोई काम शुरू करते हैं, हम सोचते हैं कि हम तो बहुत 2 मिनट में ये काम हमारा पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता। समय लगता है, काम को पूरा करने में टाइम लगता है। आत्मपीड़न, और कई बार क्या होता है भी हम जब मन में सोचते हैं तो बड़ी परेशानी भी होती है उस काम को करने में, तो ये अपनी परेशानी को देख करके हमें जो है धैर्य बनाए रखना चाहिए। ये नहीं कि परेशानी आ गई तो हम अपना धीरज ही छोड़ दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। और साथ ही आत्म त्याग भी जरूरी है, यानी कुछ ना कुछ त्याग भी करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना भी पड़ता है। इस प्रकार की तपस्या का विचार भारतीय चिंतन में सहज रूप से निश्चित है। अब इस प्रकार की तपस्या यानी ये सारी बातें जो दी गई है ना, संयम, आत्म पीड़न, आत्म त्याग, अनुशासन, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, तो ये सब जो है भारतीय चिंतन में यानी हमारी भारतीय संस्कृति में पाया जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में जिन जन आंदोलनों ने भारत को हिला दिया, उनके पीछे जो मनोवृत्ति काम करती रही है, उसकी सही समझ के लिए इस विचार को समझना जरूरी है।
अब ये सब जो है भारतीय चिंतन में सहज रूप से ये सारी बातें पाई जाती हैं। एक उदाहरण है कि गांधी जी ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए कितनी परेशानियां झेली थी, और उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, और वो मार्ग जो है बहुत कठिन होता है। अब हम देश को आज़ाद भी करवाना चाहते हैं, लेकिन हम झूठ भी नहीं बोलेंगे, हिंसा पर भी उतारू नहीं होंगे, तो कैसे जो ये काम करना संभव होगा। लेकिन गांधी जी ने ये सब किया। अब देखो उन्होंने जो है कितनी परेशानियां झेली, लेकिन फिर भी वो अपने सत्य और अहिंसा पर अडिग रहे। ठीक है, और इसी कारण से भारत देश की आज़ादी के लिए उन्होंने जो आंदोलन चलाए थे, गांधी जी ने जो आंदोलन शुरू किए, उसमें उनके पीछे बहुत सी जनता लग गई थी। मतलब सारी जनता ने उनका साथ दिया था इन आंदोलनों में। ठीक है, भारतीय आर्य अपने से भिन्न औरों के विश्वासों और जीवन शैलियों के प्रति चरम सहनशीलता के कारण उन झगड़ों को बचाते रहे जो अक्सर समाज को खंड खंड कर देते हैं। अब भारत में जो आर्य थे वो कहते हैं वो स्वयं के भी और दूसरों के भी विचारों को, जीवन शैलियों को, ये सबको जो है मतलब बड़ी सहनशीलता के साथ बचाने में लगे रहे थे। भी लोग आपस में झगड़ा करके इस जाति प्रथा को बढ़ावा ना दे दें, कुछ ऐसा ना करें, सभी आपस में मिलजुल करके रहें। इसलिए जो थे मतलब जिससे समाज के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ऐसा कोई भी काम कोई व्यक्ति ना करे। इसके लिए वो जो है हमेशा इस समाज को बचाने का प्रयत्न करते रहे। उन्होंने एक तरह का संतुलन बनाए रखा था, आपसी संतुलन बनाए रखा, यानी जो सभी जातियां थी वो आपस में मिलजुल करके रहें, लेकिन उससे जो है सबसे पहले वो यही सोचे कि हम जो है भारतीय हैं, इससे समाज के टुकड़े ना हों। एक व्यापक ढांचे के भीतर रहते हुए भी लोगों को अपनी पसंद की जिंदगी बसर करने की काफ़ी छूट देकर उन्होंने एक प्राचीन और अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। उनकी ये उपलब्धियां बहुत अनोखी थी। यानी भारत में जितनी भी जातियां आई थी और वो आके यहाँ पे भारत की संस्कृति में ही समा गई, यहीं रच बस गई, और उन्होंने सब लोगों को अपने पसंद की मतलब जिस तरह से वो जीना चाहते हैं, जो जिस तरह से वो करना चाहते हैं अपने जीवन में, ताकि वो खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकें, अपनी पसंद के अनुसार अपने सभी काम कर सकें। और ऐसा करके उन्होंने अपनी समझदारी का यानी एक अनुभवी जाति की समझदारी का परिचय दिया। यानी किसी को भी उनकी ज़िंदगी अपने तरीके से जीने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि जो जैसा चाहता है उस तरह से अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर सकता है। लेकिन अब देखो, अब तक तो ये काम अच्छा ही हुआ था सारा, मतलब जो जितने भी काम किए बहुत अच्छे किए हैं। अब इससे नुकसान क्या हुए? लेकिन उनके इसी व्यक्तिवाद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने मनुष्य के सामाजिक पक्ष पर, समाज के प्रति उसके कर्तव्य पर कम ध्यान दिया। अब उन्होंने दे दिया सबको कि सब अपनी अपनी मर्जी से काम करो, अपनी मर्जी से ज़िंदगी जियो और खुश रहो। इसके लिए उन्होंने जो है अलग अलग जगह पर जो है अलग अलग जातियां बिठा दी। एक गांव में एक ही जाति थी जो अपना काम करती रहती थी। ठीक है, अब सभी जो है एक ही जाति के लोग जो थे वो एक उस गांव में रह कर के काम करते। तो बढ़ई का काम कर रहा तो सारे बढ़ई हैं उसी गांव में, और कोई चमार है तो सारे उसी गांव में चमार जाति के लोग थे। तो इस तरह से जो इन्होंने काम किया, यानी वो अपनी मस्ती में काम करते रहते थे और खुश रहते थे। लेकिन उन्होंने मनुष्य के समाज के प्रति अपने कर्तव्य पर कम ध्यान दिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो लोग अपना काम कर रहे हैं ना, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन बंटा और बंधा हुआ था। ठीक है, मतलब अपने काम में वो मस्त थे, सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। अब जब बढ़ई हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो लोहार हैं वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं था। मतलब उनका काम था भाई, अब जैसे जो हम कहें कि सूत बनाने वाला व्यक्ति है, सूत काटने का काम कर रहा है, सूत काट काट के वो रखा जाए, उसको ये नहीं पता इस सूत का करना क्या है, इसे देना कहाँ पे है, इसके लिए सामान कहाँ से आएगी, यानी रुई कहाँ से आएगी। बाकी काम से उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता था। सिर्फ उनका एक काम होता था
कि वो अपना वो काम बस करते रहते हैं, उसके अलावा उन्हें इस समाज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन वास्तव में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे अपने हर काम के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। अब हम ही हैं, अब हम सोचें कि हमें जो है हमारी चप्पल टूट गई है, उसको ठीक करवाना है तो मोची के पास जाते हैं, बाल कटवाने हैं तो नाई के पास जाते हैं, है ना, और भी कुछ भी काम करवाना तो हम दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, सारे काम हम खुद नहीं करते हैं। तो क्योंकि हम वो है ना, व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, तो समाज में सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके अपने सारे काम पूरे करते हैं। लेकिन उस समाज में जब क्या हुआ था, उनको अलग थलग कर दिया था, यानी कि वो अपना एक काम ही करते रहे और उस गांव में सभी लोग उसी जाति के थे, तो उनको जो है बाकी समाज से कोई लेना देना नहीं रहा था, उनका मतलब ही नहीं था, उन्हें कुछ पता ही नहीं चला था। उसके मन में एक समग्र समाज की ना कोई कल्पना थी, ना उसके प्रति कोई दायित्व बोध था। मतलब उन्हें ये पता ही नहीं था कि हमारा भी समाज के प्रति कोई दायित्व बनता है, इस समाज को आगे बढ़ाने में, इस देश को आगे बढ़ाने में हमारा भी कोई दायित्व है। और समाज में कुछ सोचना, स्वयं के कल्पना का समाज कुछ भी नहीं था। मतलब वो तो अपने ही एक ही काम में वो मग्न रहते थे, बाकी सारे समाज से या और कामों से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता था। इस बात का भी कोई प्रयास नहीं किया गया कि वे समाज के साथ एकात्मकता महसूस करें, यानी सब लोग आपस में एक होकर के रहें, समाज में रहते हुए आपस में मिलजुल करके एकता की भावना से एकजुट होकर के रहें, ऐसा भी उन्होंने नहीं सोचा था। इस विचार का विकास शायद आधुनिक युग में हुआ। अब ये जो थी ना सोचने समझने की शक्ति, समाज को आगे बढ़ाना है तो सभी को मिलजुल करके चलना होगा, आपस में एक दूसरे का साथ दे करके हम जो है अपने, कहते हैं ना, समाज को भी आगे बढ़ा सकते हैं, अपने देश को भी आगे बढ़ा सकते हैं, प्रगति के पथ पर ले जा सकते हैं। तो इस जो विचार का विकास, ये विकास कब हुआ था? ये आधुनिक युग में हुआ, प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। अब जो है, अब हम देश के लिए कोई काम करते हैं तो एकजुट होकर के सभी व्यक्ति साथ मिल करके ये काम करते हैं। किसी प्राचीन समाज में यह नहीं मिलता है, इसलिए प्राचीन भारत में इसकी उम्मीद करना गैर मुनासिब होगा। भी हम सोचें कि प्राचीन काल में भी ऐसा सब कुछ होता था, तो ये तो सोचना भी हमारे लिए गलत होगा। व्यक्तिवाद, अलगाववाद और ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद पर भारत में कहीं अधिक बल दिया जाता रहा था। उस समय क्या था, किस पर बल दिया जाता रहा था? यानी ऊंच नीच की भावना पर, अलगाववाद यानी आपस में जो है अलग थलग रहना, कहते सभी अलग अलग रहते थे ना, अब एक ही जाति एक ही गांव में अलग होकर के रह जाती थी। तो इस तरह से इस पर मतलब जातिवाद पर जो है इस तरह से जाति भेदभाव जो है वो बढ़ गया था। उस समय उस पर ही बल दिया गया और आधुनिक समय तक आते आते वही जो है एक जाति प्रथा बन गई थी। बाद में हमारी जनता का दिमाग इस प्रवृत्ति का बंदी बन गया था। अब वो जैसे अलग रह रहे थे, उन्हें समाज से कुछ लेना देना नहीं था, तो वो इसी प्रवृत्ति के गुलाम बन गए थे। भी हमें तो बस इतना ही काम करना है, इसके अलावा हमारा और कोई काम नहीं है, समाज के प्रति हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारा कोई कर्तव्य नहीं है। हमारे पूरे इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी रही। यह कहा जा सकता है कि जाति व्यवस्था में शक्ति के बढ़ने के साथ साथ हमारी बौद्धिक जड़ता बढ़ती गई और जाति की रचनात्मक शक्ति धुंधलाती चली गई। यानी हमारी जो सोचने समझने की शक्ति थी ना, वो भी जो है कहते हैं जड़ हो गई थी। हम सोच समझ नहीं पा रहे थे, हम अपने ही सिर्फ जो काम हमें सौंप दिया गया उसी काम में हम मस्त रहे, उसी काम को पूरी लगन मेहनत से करते रहे। उसके अलावा हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आता था, हमारा दिमाग जड़ हो गया था, वो कुछ भी नहीं सोचता था। इस प्रकार से जाति की जो रचनात्मक शक्ति थी वो धुंधलाती चली गई। अब ये जो जाति प्रथा, हमने जो कुछ पढ़ा था, ये हमने क्या पढ़ा है, विवेकवादी दर्शन के अंतर्गत हमने ये सब पढ़ा है, लेकिन हमें जो है लिखित रूप में कुछ भी नहीं मिला था ना। इसलिए क्या हुआ था कि ये सारी जो रचनात्मक शक्तियाँ थी ये हमें कम पता चली थी, मतलब धीरे धीरे जो है वो धुंधली होती गई थी। हम इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से नहीं जान पाए थे। तो इस प्रकार से बच्चों, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, ये टॉपिक आज हमने कर लिया है।
अब जो इसके अगला टॉपिक है भौतिकवाद, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।